जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आज हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों चैप्टर नंबर 5 यानी ऊष्मा को पढ़ेंगे दोस्तों। यह ऊष्मा का दोस्तों पार्ट 2 है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट हो गई दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों। ऊष्मा का मात्रक दोस्तों कैलोरी है, ठीक है दोस्तों। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, तापमान के प्रमुख पैमाने बताइए दोस्तों। तापमान के प्रमुख पैमाने दोस्तों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर, केल्विन इत्यादि दोस्तों हैं। लेकिन दोस्तों ये जो चार हैं दोस्तों ये दोस्तों मुख्य हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जल का क्वथनांक दोस्तों इसमें दिया गया है दोस्तों। क्वथनांक मतलब दोस्तों उबलना, ठीक है दोस्तों। कितने टेम्परेचर पर उबलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि सेल्सियस में जल का क्वथनांक दोस्तों पूछा जाए तो 100 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों यदि दोस्तों रोमन में पूछा जा रहा है तो दोस्तों 80 रोमन मतलब 80 डिग्री रोमन, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है तो दोस्तों 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों केल्विन में पूछा जा रहा है तो 373.15 फ़ारेन केल्विन, ठीक है दोस्तों यहाँ के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जल का हिमांक दोस्तों अब इसमें हिमांक बताना है दोस्तों जल का। बताइए दोस्तों सेल्सियस में दोस्तों जल का हिमांक दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है दोस्तों। यदि सेल्सियस में पूछा जा रहा है तो 0 डिग्री। यदि दोस्तों रोमन में पूछा जा रहा है तो 0 डिग्री रोमन सेम है दोनों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों। यदि दोस्तों केल्विन में पूछा जा रहा है तो 273.15 केल्विन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक पॉइंट दोनों में दोस्तों 100 केल्विन का अंतर रहता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इधर दोस्तों क्वथनांक में 373.15 है, इसमें दोस्तों 273.15, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा तापक्रम है जहां डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, ठीक है दोस्तों यदि पूछा जा रहा है कि तापमान का ऐसा पैमाना बताइए कि जहां डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान रहते हैं किस टेम्परेचर पे, तो दोस्तों सेल्सियस में -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, ठीक है दोस्तों। ये यदि दोस्तों पूछा जा रहा है कि पारा कितने टेम्परेचर पर दोस्तों जमेगा तो दोस्तों -39 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मानव शरीर का ताप दोस्तों इसमें मानव शरीर का टेम्परेचर बताना है दोस्तों। विभिन्न पैमानों में दिया गया है दोस्तों। यदि दोस्तों सेल्सियस में पूछे डिग्री सेल्सियस में तो दोस्तों 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों केल्विन में पूछा जा रहा है तो दोस्तों 310 केल्विन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, परम शून्य ताप अर्थात सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होता है, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों पूछा जाए कि परम शून्य ताप क्या है तो दोस्तों वह है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ यह है कि इस लाइन का तात्पर्य कि दोस्तों कि जितना सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम ताप हो सकता है उसी को परम शून्य ताप कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यह सैद्धांतिक रूप से कितना हो सकता है दोस्तों ठीक है दोस्तों -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या कहीं कहीं केवल -273 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों अत्यंत उच्च ताप यानी दोस्तों 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक को मापने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों पूछा जाए कि अत्यंत उच्च ताप लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस गैस का, तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस का। और दोस्तों
200 डिग्री सेंटीग्रेड से -268 सेंटीग्रेड तक ताप के मापन में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि ये पूछा जाए तो हीलियम, यदि अत्यंत उच्च ताप पूछा जाए तो नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 सेंटीग्रेड तक तापमान मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जल और बर्फ। ठीक है दोस्तों, जल और बर्फ के बारे में दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व दोस्तों कितनी सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और दोस्तों जल का न्यूनतम आयतन कितने सेंटीग्रेड पर होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। ठीक है दोस्तों, बर्फ का घनत्व जो होता है वह जल से कम होता है दोस्तों, इसी कारण दोस्तों बर्फ जो है वो जल पे तैरती रहती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बर्फ का आयतन जल से ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों जो बर्फ का आयतन होता है ना दोस्तों वो जल से ज़्यादा होता है, आयतन दोस्तों ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, घनत्व नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों, बर्फ जो है दोस्तों वह ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों, चूंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है इसीलिए बर्फ जल में तैरती रहती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, बल्ब में जल का 10% केवल ऊपर रहता है और 90% भाग पानी के अंदर रहता है। ठीक है दोस्तों, केवल 10% भाग हमें दिखाई देता है दोस्तों जल के ऊपर, और 90% भाग उसके जल के अंदर रहता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जलयुक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब गलेगा तब जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात दोस्तों जल स्तर वही बना रहेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना कि जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात वही बना रहेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, इसी कारण जल धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता जल की दोस्तों 4200 kg होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है दोस्तों, उसको पढ़ लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, शीत में जल की पाइपें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण दोस्तों यह है कि जल जमने पर फैलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में अत्यधिक दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है और अधिक ऊष्मा देने लगता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों अत्यधिक दाब होता है तो दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और दोस्तों क्वथनांक बढ़ने पर अधिक ऊष्मा को देने लगता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अशुद्धियाँ मिलाने पर दोस्तों क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अशुद्धियाँ जैसे दोस्तों क्वथनांक जैसे दोस्तों दाल में जैसे हम दोस्तों नमक डाल दें ना, तो दोस्तों इसका क्वथनांक दोस्तों बढ़ जाता है, जिससे दोस्तों दाल जल्दी पक जाती है। जैसे दोस्तों जल में फिटकरी डाल दें तो दोस्तों उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, जल्दी जो जल होगा दोस्तों जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों यदि पानी में नमक डाल दिया जाए तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यदि बिना नमक के दाल बनाया जाए तो अधिक समय लगेगा, और यदि दाल में नमक डाल के बनाया जाए तो कम समय लगेगा। इसका कारण यह है कि अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, लेकिन अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों ऐसे समझिए, जैसे दोस्तों कोई बर्फ का टुकड़ा है दोस्तों इसमें समझ लो चीनी दोस्तों आप मिला दिए हो, और दोस्तों एक प्योर बर्फ है दोस्तों, तो आप यहाँ दोस्तों ये पाओगे दोस्तों कि ये जिसमें दोस्तों आप चीनी मिलाए हो दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये धीरे धीरे गलेगा, और दोस्तों जो प्योर दोस्तों बर्फ है दोस्तों ये तेजी से गलेगा। ठीक है दोस्तों, यही है कि अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों उदाहरण जैसे दोस्तों यदि किसी पदार्थ में अशुद्धियाँ मिला दी जाएं तब वह पदार्थ धीरे धीरे गलेगा, अर्थात उसका गलनांक कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अशुद्धियाँ मिला दी जाए, जैसे दोस्तों नमक, चीनी इत्यादि। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दाब बढ़ाने पर गलनांक और क्वथनांक दोनों बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेते हैं दोस्तों। दाब बढ़ाने पर गलनांक और क्वथनांक दोनों बढ़ते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों गलनांक को समझिए दोस्तों। जैसे दोस्तों कोई बर्फ का टुकड़ा है दोस्तों, इस पर दोस्तों आप यदि हाथ से दबाव डालोगे ना दोस्तों, ये तेजी से गलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे हुआ दोस्तों। इसी तरह दोस्तों क्वथनांक हुआ, जैसे दोस्तों प्रेशर कुकर है दोस्तों, तो आपने ऊपर पढ़ा ना दोस्तों कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे दाल जल्दी पक जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रेशर कुकर में। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, अब दोस्तों पुनर्हिमायन। ठीक है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ है पुनः हिम में परिवर्तित होना। जैसे दोस्तों बर्फ पर दाब रखने पर बर्फ गलने लगती है। ठीक है दोस्तों, और दाब हटाने पर फिर से बर्फ बन जाती है। इसी का परिणाम है कि बर्फ पर स्केटिंग संभव है दोस्तों। स्केटिंग दोस्तों जानते हो, जो दोस्तों बर्फीले प्रदेशों में दोस्तों ऐसे इस तरह का रहता है ना, इसी तरह दोनों हाथों में एक छड़ी सी होती है ना, उसी से सैर करते हैं, मतलब घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, वही है स्केटिंग, ऐसे इसी तरह होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसी तरह फिसलते हैं ना दोस्तों, वही है दोस्तों स्केटिंग। तो दोस्तों इसका मतलब दोस्तों यह है कि जैसे दोस्तों पुनर्हिमायन का मतलब जैसे हिम में परिवर्तित होना पुनः। ठीक है दोस्तों, जैसे बर्फ पर दोस्तों जैसे दाब रखते हैं तो वह गलने लगती है, और जैसे हाथ हटा लेते हैं दोस्तों, यह घटना दोस्तों बर्फीले क्षेत्रों में होगी। ठीक है दोस्तों, और जैसे उस पर हाथ हटा लेंगे दोस्तों, उसी वैसे वह पुनः दोस्तों बर्फ बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्केटिंग दोस्तों इसी कारण संभव है। जैसे इसका प्रेशर दोस्तों बर्फ में दोस्तों पड़ता है दोस्तों, तो यह बर्फ फिसलती है, मतलब दोस्तों गलने लगती है, तब दोस्तों यह फिसलने लगती है। ठीक है, मतलब ये स्केटिंग जो है फिसलने लगता है दोस्तों, इसी कारण स्केटिंग इस पर संभव है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अक्सर दोस्तों फिल्मों में देखा जाता है ना दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कि दोस्तों पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई ठोस से द्रव बन रहा है, द्रव से गैस बन रहा है, इसी जितने टेम्परेचर की दोस्तों आवश्यकता पड़ती है ना, उसी के दोस्तों गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई बर्फ है दोस्तों, बर्फ है, तो दोस्तों यह बर्फ अभी ठोस है दोस्तों, ठोस से जब दोस्तों ये तरल बनेगी, तो जो जितना दोस्तों इसके लिए टेम्परेचर तरल के लिए दोस्तों लगेगा, रिक्वायर होगी ना दोस्तों, वही गुप्त ऊष्मा होगी। जैसे दोस्तों और समझ लीजिए, जैसे दोस्तों कोई जल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों जल जब तक दोस्तों गैस में परिवर्तित नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक दोस्तों गुप्त ऊष्मा नहीं रहेगी दोस्तों। जैसे ये दोस्तों गैस में परिवर्तन इनका जल का होना शुरू हो जाएगा ना दोस्तों, उसी टेम्परेचर को दोस्तों गुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है दोस्तों, कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा पूछा जाए तो कितनी होती है दोस्तों, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, गुप्त ऊष्मा का मात्रक दोस्तों, गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति कैलोरी ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों यहाँ प्रति लग गया, यहाँ बराबर है। ठीक है दोस्तों, गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति कैलोरी ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों जैसे जल को हमें दोस्तों वाष्प में दोस्तों परिवर्तित करना है ना दोस्तों, उसको हमें 540 कैलोरी प्रति ग्राम उसको ऊष्मा देनी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भाप में अधिक ऊष्मा होती है उबलते जल की तुलना में। हाँ दोस्तों, इसी कारण भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है उबलते जल की तुलना में। ठीक है दोस्तों यदि आपने दोस्तों नोट किया होगा तो दोस्तों आपको दोस्तों भाप से अधिक जलने से कष्ट होता होगा ना दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। दोस्तों अब आ गया है वाष्पीकरण। ठीक है दोस्तों, वाष्पीकरण को पढ़ते हैं दोस्तों। दाब दोस्तों
दाब का दोस्तों देखते हैं कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है वाष्पीकरण पर। दोस्तों अधिक दाब पर वाष्पीकरण होने की दर घट जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, यदि दोस्तों अधिक दाब पर वाष्पीकरण होने की दर घट जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि दाब अधिक है तो वाष्पीकरण धीमी गति से होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वायु गति। ठीक है दोस्तों, हवा तेज चलने पर वाष्पीकरण तेजी से होता है। दोस्तों इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा, जैसे दोस्तों कपड़े दोस्तों हम अपने उसको दोस्तों धुल कर डालते हैं ना ऊपर सूखने के लिए, तो दोस्तों यदि दोस्तों हवा चलती रहती है तो दोस्तों हमारे जो गीले कपड़े होते हैं जल्दी सूख जाते हैं ना दोस्तों। और क्षेत्रफल का दोस्तों देख रहे हैं, यदि अधिक क्षेत्रफल होगा तब वाष्पीकरण अधिक होगा और कम क्षेत्रफल होने पर वाष्पीकरण भी कम होगा। तो दोस्तों इसका उदाहरण है दोस्तों, जैसे कप में चाय प्लेट की तुलना में देर से ठंडी होती है और प्लेट में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। हाँ दोस्तों आपने देखा होगा जो दोस्तों प्लेट में चाय होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो दोस्तों कप में होती है वो देर से ठंडी होती है। ठीक है दोस्तों जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतनी तेजी से वाष्पीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, अधिक क्षेत्रफल पर अधिक वाष्पीकरण होगा और कम क्षेत्रफल पर कम वाष्पीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों आर्द्रता को। दोस्तों आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण धीमी गति से होता है। जैसे बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों बरसात में दोस्तों मौसम थोड़ा सुहाना रहता है, मतलब ठंडा बना रहता है ना दोस्तों, तो तब दोस्तों हमारे कपड़े जो होते हैं दोस्तों देर से सूखते हैं। तो दोस्तों यदि दोस्तों आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण धीमी गति से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों अब तापमान का देखते हैं दोस्तों, टेम्परेचर का। दोस्तों देखते हैं, तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण तीव्रता से होता है। ठीक है दोस्तों, कि दोस्तों तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण तीव्रता से होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखते होंगे ना दोस्तों कि गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना दोस्तों। यही कारण है दोस्तों कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा वाष्पीकरण उतनी तेजी से होगा ना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ऊष्मा संचरण दोस्तों पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं ऊष्मा संचरण। दोस्तों ऊष्मा संचरण की 3 प्रमुख विधियां हैं, एक चालन और दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलिए इन तीनों को पढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पहला हमारा क्या है, चालन मतलब कंडक्शन। ठीक है दोस्तों, चालन जब ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कणों को अपने स्थान को छोड़े बिना, दोस्तों ध्यान रखना, अपने स्थान को छोड़े बिना पहुंचती है तो यह विधि चालन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों अपने स्थान को जो इसमें पदार्थ के दोस्तों कण होते हैं अपने स्थान को नहीं छोड़ते। ठीक है दोस्तों, तो इस विधि को चालन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों पूछा जाए कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है तो दोस्तों चालन विधि से होता है। ठीक है दोस्तों अब दोस्तों चालन की बात आई है तो दोस्तों देख लेते हैं चालक। दोस्तों चालक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक सुचालक एक कुचालक। ठीक है दोस्तों अब सुचालक को देख लेते हैं, कंडक्टर। सुचालक दोस्तों लोहा, चांदी एवं सभी धातुएं। ठीक है दोस्तों, सभी धातुएं। ठीक है दोस्तों, और अशुद्धि युक्त जल। ठीक है दोस्तों, इत्यादि। दोस्तों इसमें दोस्तों चांदी जो है दोस्तों वह सर्वोत्तम चालक है। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाए कि सर्वोत्तम चालक क्या है तो दोस्तों चांदी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट दोस्तों कुचालक, इंसुलेटर। दोस्तों कुचालक इंसुलेटर, जैसे दोस्तों लकड़ी, कपड़ा, रबड़, वायु, कांच, मिट्टी, कागज इत्यादि। ठीक है दोस्तों, इंसुलेटर मतलब दोस्तों, कुचालक मतलब दोस्तों जिसमें दोस्तों ऊष्मा का संचरण दोस्तों आसानी से या होता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, या होता है तो बड़ी कठिनाई से होता है या होता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, उसे कुचालक कहते हैं।
सुचालक दोस्तों जिसमें दोस्तों ऊष्मा का संचरण या करंट का संचरण बड़ी आसानी से हो जाता हो, उन्हें सुचालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जैसे जो दोस्तों कुचालक को उदाहरण देखो दोस्तों, जैसे दोस्तों कुचालक, जैसे धातु के बने कप में चाय पीने से ओठ जलने लगते हैं, परंतु मिट्टी के कप में नहीं जलते, क्योंकि धातु सुचालक होती है। ठीक है दोस्तों। धातु यहाँ दोस्तों जहाँ में है दोस्तों, यहाँ ऊष्मा का लेना। ठीक है दोस्तों। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है और मिट्टी कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों। ऊष्मा ठीक है दोस्तों, यहाँ ऊष्मा कर लेना। ठीक है दोस्तों, कि धातु के बने कप में चाय पीने से ओठ जलने लगते हैं, परंतु मिट्टी के कप में नहीं जलते, क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है और मिट्टी कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों। इसी कारण दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो दोस्तों मिट्टी के जो दोस्तों कुल्हड़ होते हैं ना दोस्तों, उसमें चाय पीते हैं तो हमारे ओठ नहीं जलते, और जो दोस्तों धातु के बने होते हैं कप दोस्तों कप गिलास, उसमें दोस्तों जब चाय पीते हैं तो हमारे ओठ जलने लगते हैं। इसी का कारण है दोस्तों सुचालक और कुचालक का कारण। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, शीत ऋतु में लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी प्रतीत होती है लकड़ी की कुर्सी की अपेक्षा। इसका कारण यह है कि लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों आपने आजमाया होगा दोस्तों, शीत ऋतु में दोस्तों यदि दोस्तों हम लोहे की कुर्सी दोस्तों यदि हम छू रहे हैं दोस्तों, तो वह दोस्तों अधिक ठंडी प्रतीत होती है, जितना उससे कम दोस्तों लकड़ी की कुर्सी ठंडी रहती है। ठीक है दोस्तों। इसका कारण है कि दोस्तों लोहा ऊष्मा का सुचालक है और लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों पूछा जाए वायु ऊष्मा की कुचालक होती है सुचालक, तो कुचालक होती है। ये दोस्तों काट देना। ठीक है दोस्तों, इसी कारण शीत ऋतु में एक मोटा कंबल ओढ़ने, ठीक है दोस्तों, इसमें उड़ने लिखा है लेकिन इसको ओढ़ने कर लेना। ठीक है दोस्तों। ओढ़ ये ओ है। ठीक है दोस्तों, ओढ़ने कर लेना, ओढ़ने। ठीक है दोस्तों। ओढ़ने की अपेक्षा 2-3 पतली कंबल ओढ़ने पर सर्दी कम लगती है। ठीक है दोस्तों। हाँ सही है दोस्तों, कि दोस्तों यदि दोस्तों शीत ऋतु में दोस्तों यदि दोस्तों हम एक मोटा कंबल ओढ़ते हैं और उसके बाद दोस्तों हम उस मोटे कंबल को हटाकर दोस्तों 2-3 पतली कंबल दोस्तों ओढ़ते हैं, तो दोस्तों वहाँ यह पाएंगे कि दोस्तों हमको 2-3 पतली कंबल से कम ठंडी लगेगी। ठीक है दोस्तों। इसका कारण दोस्तों यही है कि दोस्तों वायु जो होती है दोस्तों ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है दोस्तों। वो एयर भर जाती है ना दोस्तों, जितनी लेयर रहती है ना, 2-3 पतली कंबल रहती हैं, तो दोस्तों वह उसमें दोस्तों वायु आ जाती है। यही कारण है। ठीक है दोस्तों, कि एक मोटी कंबल ओढ़ने की अपेक्षा 2-3 पतली कंबल ओढ़ने पर सर्दी कम लगती है। ठीक है दोस्तों, यही कारण है दोस्तों नेक्स्ट, खाना बनाने वाले बर्तनों की पेंदी पर तांबे की पालिश कर दी जाती है, क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों कोई बर्तन है दोस्तों, इसकी पेंदी पर दोस्तों ना जहाँ दोस्तों इसको ऊष्मा चाहिए दोस्तों, जहाँ तक मटेरियल रहता है पकने वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों हम उसमें बर्तनों पर दोस्तों तांबा की पालिश कर दी जाती है, क्योंकि दोस्तों तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। ठीक है दोस्तों। इसी कारण खाना जल्दी पक जाए, इसी कारण उसमें तांबे की पालिश कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अलग से दोस्तों क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, यहीं से आते हैं दोस्तों कम पढ़िए लेकिन दुरुस्त पढ़िए दोस्तों, कम पढ़िए और रिवीजन दोस्तों ज़्यादा कीजिए। ठीक है दोस्तों। ज़्यादा पढ़ने से दोस्तों कन्फ्यूजन में हमारे सभी क्वेश्चन चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों लिमिट में पढ़िए दोस्तों और अनलिमिट में रिवीजन कीजिए। ठीक है दोस्तों हमारे कहने का तात्पर्य दोस्तों थोड़ा सीमित पढ़िए दोस्तों और रिवीजन भी कीजिए। ठीक है और दोस्तों अब पढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों संवहन दोस्तों, कन्वेक्शन दोस्तों यदि दोस्तों वीडियो में दोस्तों मज़ा आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में अपने शेयर करना। ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो वह संवहन कहलाता है। ठीक है दोस्तों।
जैसे दोस्तों जब ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है दोस्तों, जहाँ कणों का स्थानांतरण हो वहाँ संवहन विधि, और जहाँ पदार्थ के कणों का स्थानांतरण न हो, मतलब अपना स्थान परिवर्तन न करें, वह चालन कहलाएगा। जिसमें पदार्थ के कणों का स्थानांतरण हो वह संवहन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों इसके दोस्तों उदाहरण दोस्तों अब देखिए, जैसे दोस्तों गैसों और द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, गैसों और द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है दोस्तों? संवहन विधि से। और दोस्तों ठोसों में बताइए दोस्तों, चालन विधि से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मोटर कारों के रेडिएटर या शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि दोस्तों मोटर कारों के रेडिएटर या शीतलन तंत्र भी दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों? संवहन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, मोटर कारों के रेडिएटर या शीतलन तंत्र। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। दोस्तों हमारा जो दोस्तों यह वायुमंडल है दोस्तों, यह भी दोस्तों संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों अब हमारा आ गया दोस्तों रेडिएशन मतलब विकिरण। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों विकिरण में दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना माध्यम से संचरित होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऊष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना माध्यम ठीक है दोस्तों, बिना माध्यम से संचरित होती है। ठीक है दोस्तों। उदाहरण दोस्तों, विकिरण विधि द्वारा ही सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक स्थानांतरित होती है यानी पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाए दोस्तों कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक स्थानांतरित होती है ऊष्मा की किस विधि द्वारा, तो दोस्तों विकिरण विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा दोस्तों यहाँ दोस्तों जो है यहाँ की हटा देना। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा की ठीक है दोस्तों, ऊष्मा की विकिरण विधि के द्वारा ही रेगिस्तान दिन में अत्यधिक जल्दी गर्म और रात में अत्यधिक जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों रेगिस्तान में जाओगे तो दोस्तों वहाँ ऊष्मा की विकिरण विधि द्वारा ही रेगिस्तान दिन में अत्यधिक जल्दी गर्म और रात में अत्यधिक जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दिन में जल्दी गर्म हो जाते हैं दोस्तों और रात में जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कारण देखिए दोस्तों, चूंकि रेत ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है और हम जानते हैं कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, इसी कारण रेत दिन में अत्यधिक जल्दी गर्म और रात में अत्यधिक जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है दोस्तों ऊष्मा की रेत अच्छे अवशोषक होती है, इसी कारण दोस्तों दिन में दोस्तों वह प्रकाश को जल्दी ग्रहण करके दोस्तों जल्दी गर्म हो जाती है रेत। और दोस्तों रात में अच्छी उत्सर्जक भी रेत होती है दोस्तों, अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक हैं दोस्तों, कहा गया है दोस्तों। और दोस्तों अच्छे उत्सर्जक होने से दोस्तों यह रात में जल्दी से ऊष्मा को बाहर निकाल लेती है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण जल्दी से ठंडी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा उत्सर्जन करता है। ठीक है दोस्तों काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा उत्सर्जक है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका तात्पर्य देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों सर्दियों में गहरे रंग यानी काला रंग दोस्तों गहरे रंग के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, काला रंग के कपड़े गर्मियों में हल्के रंग जैसे दोस्तों सफ़ेद कपड़े आरामदायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्दियों में दोस्तों जैसे गहरे रंग के कपड़े, ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों काला रंग यदि दोस्तों आपने पहना ना दोस्तों, तो जो दोस्तों धूप जो आप पे पड़ेगी ना दोस्तों, उसको
तेज़ी से ग्रहण कर आपको ऊष्मा प्रदान करेगी जल्दी। और दोस्तों यदि आपने सफ़ेद पहना है तो दोस्तों आपको सर्दी लगती रहेगी, ठीक है दोस्तों, मतलब वो ऊष्मा को जल्दी अवशोषण नहीं कर सकती, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट दोस्तों, इसी कारण दोस्तों कि दोस्तों गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े पहने चाहिए, सॉरी भाई कि सर्दियों में गहरे रंग के और गर्मियों में हल्के रंग के, ठीक है दोस्तों यदि रात्रि में सफ़ेद एवं काली वस्तु को समान ताप पर गर्म किया जाए तब काली वस्तु सफ़ेद वस्तु की तुलना में अधिक चमकेगी, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों रात्रि में दोस्तों समान टेम्परेचर पर सफ़ेद और काली वस्तु को दोस्तों गर्म किया जाए तब काली वस्तु सफ़ेद वस्तु की तुलना में अधिक चमकेगी, अर्थात काली वस्तु अधिक चमकेगी, ठीक है दोस्तों। जब वसा द्रव्य में दोस्तों हाँ दोस्तों जब दोस्तों यहाँ वाष्प रहेगा, ठीक है दोस्तों, वाष्प, ठीक है दोस्तों ये यहाँ वाष्प रहेगा, ठीक है दोस्तों, वाष्प। जब वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो यह घटना संघनन कहलाती है। जैसे दोस्तों बारिश होती है ना, जैसे दोस्तों बादल बना, वाष्प हुआ दोस्तों, ऊपर गया बादल बना वाष्प, और दोस्तों वो जो दोस्तों वाष्प जो है दोस्तों द्रव में परिवर्तित अर्थात जल में परिवर्तित हो जाता है, तो दोस्तों यह घटना संघनन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों पूछा जाएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है दोस्तों। और द्वितीय नियम ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा बताता है, ठीक है दोस्तों। और पूछा जाए द्वितीय नियम क्या बताता है तो दोस्तों ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा बताता है। नेक्स्ट, सिलेंडरों में बंद गैस ऊष्मागतिकी निकाय है, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों सिलेंडरों में बंद गैस होता है दोस्तों वह ऊष्मागतिकी निकाय है। रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक, ठीक है दोस्तों, हिंदी में प्रशीतक कहते हैं रेफ्रिजरेटर को, ठीक है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक दोस्तों तांबे की बनी कुंडली में द्रव रूप में फ्रेयान भरा रहता है, ठीक है दोस्तों। उसमें जो कुंडली तांबे की जो कुंडली दोस्तों उसमें बनी रहती है ना रेफ्रिजरेटर में, उसमें दोस्तों फ्रेयान भरा रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में रखे खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना होगा दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों यदि दोस्तों हमें अपने प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर में अपने जो खाद्य पदार्थ दोस्तों रखे हुए हैं उसको दोस्तों ताज़ा रखने के लिए दोस्तों सुरक्षित टेम्परेचर दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है दोस्तों यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको बराबर मिलती रहे दोस्तों। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।